नमस्कार। आज हम रामचंद्र गुहा की एक बहुत ही अहम किताब इंडिया आफ्टर गांधी इसके कुछ जरूरी हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे पेचीदा लोकतंत्र के जन्म और उसके सफर की कहानी कहती है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन हिस्सों से ये समझना कि भाई इतने सारे अंदरूनी टकराव, इतने बाहरी संदेह, इनके बावजूद भारत आखिर एक राष्ट्र के तौर पर कैसे बना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये किताब हमें सीधे इसी सवाल पर ले जाती है। इसकी शुरुआत ही इसी विचार से होती है कि भारत का एक राष्ट्र बनना कितना मुश्किल, कितना अस्वाभाविक लगता था कई लोगों को। यहां तक कि किताब की जो प्रस्तावना है उसका शीर्षक भी यही है, अननेचुरल नेशन। हाँ, ये दिलचस्प है कि ये शक सिर्फ बाहर वालों को नहीं था। गुहा मिर्जा गालिब के 1827 के कलाम का जिक्र करते हैं जो उन्होंने बनारस जाते हुए लिखा था। मतलब अंग्रेजों के पूरी तरह हावी होने से भी पहले की बात है ये जी। गालिब उस वक्त हिंदुस्तान के भीतर बिखराव, भाइयों में फूट, भरोसे की कमी, इन सब की बात कर रहे थे। मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी तब। बिल्कुल। और ये जो अंदरूनी एहसास था ना, ये बाद में अंग्रेजों के विचारों से कहीं ना कहीं मेल खाता दिखा। जैसे एक प्रभावशाली ब्रिटिश प्रशासक और विचारक थे सर जॉन स्ट्रैची। अच्छा। उनका तो साफ कहना था कि इंडिया महज एक भूगोल का नाम है। जैसे यूरोप के देश हैं वैसी कोई राष्ट्रीय एकता यहाँ कभी थी ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई स्कॉटलैंड और बंगाल में जितनी समानता है ना, उससे कहीं ज्यादा फर्क तो पंजाब और मद्रास, मतलब आज के तमिलनाडु के लोगों में है। और स्ट्रैची अकेले नहीं थे। मुझे याद है किताब में जिक्र है रुडयार्ड किपलिंग जैसे लेखक थे, फिर विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े नेता भी थे। हाँ, चर्चिल, जिन्हें पक्का यकीन था कि भारतीय खुद पर शासन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। चर्चिल ने तो 1930s के दशक में बड़ी भविष्यवाणी की थी कि अगर अंग्रेज गए तो भारत वापस बर्बरता में, पुराने जमाने की गरीबी में चला जाएगा, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। सोचिए, और कमाल की बात तो यही है ना, इन सब भविष्यवाणियों के बावजूद और देश के अंदर की भयानक उथल-पुथल, जरा सोचिए, बंटवारे का दर्द, फिर 500 से ज्यादा वो देसी रियासतें थीं, उनको भारत में मिलाना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा काम था। भाषा को लेकर कितने झगड़े हुए, जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें, हिंदू मुसलमान और दूसरे धार्मिक तनाव, अमीर गरीब की वो खाई, इन सब के बावजूद भारत ना सिर्फ टिका रहा बल्कि एक लोकतंत्र बना। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। आपने रॉबर्ट डॉल का जिक्र किया था जो स्रोत में है जी। उन्होंने इसे पहेली क्यों माना था? देखिए, रॉबर्ट डॉल जैसे बड़े राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली इसलिए थी क्योंकि राजनीति विज्ञान के जो स्थापित सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्र वहीं टिकता है जहां आमदनी ज्यादा हो, समाज में टकराव कम हो। भारत में आजादी के वक्त ये दोनों ही शर्तें नहीं थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी और समाज बुरी तरह बटा हुआ था। फिर भी यहां लोकतंत्र कायम रहा। ये उन सिद्धांतों को एक तरह से सीधी चुनौती थी। गुहा इन्हीं टकरावों को अपनी किताब में संघर्ष की धुरी या एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वो गिनवाते भी हैं, जाति सिर्फ वर्ण नहीं, हजारों जातियों में बटा समाज। हाँ। भाषा, संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन बोली जाने वाली भाषाएं, बोलियों तो सैकड़ों हैं। बिल्कुल। धर्म, हिंदू बहुमत है, पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी यही है। साथ ही ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और भी बड़े समुदाय जी। फिर वर्ग, अमीर और गरीब के बीच जमीन आसमान का फर्क, और लिंग, औरतों और मर्दों के बीच गहरी असमानता। सही कहा। और ये सारी चुनौतियां आजादी के समय जितनी बड़ी थी, उनमें से कई आज भी अलग अलग रूपों में हमारे सामने हैं। बिल्कुल। और शायद यही बात भारत के इस लोकतांत्रिक प्रयोग को इतना असाधारण बनाती है। सुनील खिलनानी का जिक्र आता है, वो इसे ठीक ही कहते हैं कि ये फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के बाद 18वीं सदी से जो लोकतांत्रिक प्रयोग चले आ रहे हैं उनके इतिहास में तीसरा महान क्षण है। तीसरा महान क्षण। हाँ, सबसे नया मगर शायद सबसे ज्यादा जटिल भी। तो देखा जाए तो गुहा की ये किताब इन्हीं जटिलताओं की परतें खोलती है। वो कौन सी गोंद थी जिसने इतने अलग अलग टुकड़ों को जुड़े में रखा? कौन सी नीतियां काम आई? कौन से नेता, कौन से विचार? और वो कौन सी दरारें थीं जो इसे बार बार तोड़ने पर उतारू थीं? बिल्कुल, इसी की पड़ताल है ये किताब।
तो इन अंशों से जो सबसे बड़ी बात उभरती है वो शायद यही है कि भारत का एक राष्ट्र बनना और बने रहना ये कोई सीधी साधी आसान या स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष रहा है और कई मायनों में एक अचंभा भी, जिसने बार बार शक करने वालों को, चाहे वो अंदर के हों या बाहर के, गलत साबित किया है और विरोधाभासों पर रखी गई है। तो भविष्य में इसकी एकता और इसके लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वो कौन से नए या शायद अनदेखे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी? ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आगे देखने के लिए।